हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम प्रोबेबिलिटी है। और आपको मैं बता दूं, हमारे सिलेबस के अंदर सीएमए फाउंडेशन के अंदर प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स की आएगी। ये आपने अपने स्टडी मैट में भी देखा होगा। लास्ट चैप्टर हमारे स्टडी मैट का लास्ट चैप्टर है, बट एज पर माई शेड्यूल दिस इज नॉट द लास्ट चैप्टर। जो मैंने आपको शेड्यूल दिया था, मैंने बताया था कैसे कैसे आपको कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ना है, तो उस हिसाब से ये लास्ट चैप्टर नहीं है। बट प्रोबेबिलिटी आपको तभी करनी चाहिए, ध्यान सुनना, प्रोबेबिलिटी आपको तभी करनी चाहिए जब आपको मैथ का सेट थ्योरी चैप्टर आता हो। मैं आपको बता देता हूँ, प्रोबेबिलिटी करने का सबसे सही तरीका, आपको मैथ में सेट थ्योरी चैप्टर आता हो। सेट थ्योरी के बाद आपको आता हो कॉम्बिनेशन, परमुटेशन नहीं, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का बहुत यूज होगा। अगर ये दो चैप्टर आपको नहीं आते और आप प्रोबेबिलिटी करने लग गए तो सर आपसे होगा ही नहीं। विदाउट सेट एंड कॉम्बिनेशन, सेट थ्योरी एंड कॉम्बिनेशन से प्रोबेबिलिटी नहीं की जा सकती। प्रोबेबिलिटी करने के लिए सेट थ्योरी और कॉम्बिनेशन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के अंदर जिसमें सेट थ्योरी और कॉम्बिनेशन का 100% यूज होगा, तो आपको उसको जरूर करना है। अगर आप प्रोबेबिलिटी देख रहे हो और आपने ये दो चैप्टर नहीं करे तो भैया मत देखो, पहले ये दो चैप्टर कर लो, फिर प्रोबेबिलिटी कर लेना। ठीक है मेरे दोस्तों। चलो, तो यहां पर अगर हम बात करें तो नया चैप्टर में आपको मैं बता दूं प्रोबेबिलिटी में किस हिसाब से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, और हमारी बुक के अंदर हमारे स्टडी मटेरियल में प्रोबेबिलिटी में कितने क्वेश्चन है। ध्यान सुनना, स्टडी मैट में भी मैं आपको शो करके दिखाऊंगा स्टडी मटेरियल, और हम गिनेंगे क्वेश्चन। करीब 200 क्वेश्चन है, अप्रोक्स अप्रोक्स 200 क्वेश्चन पहुंच जाते हैं। 200 क्वेश्चन हमारे स्टडी मैट में है, मतलब हमें 200 क्वेश्चन करने हैं 10 नंबर के लिए। अब अगर आप ये 200 क्वेश्चन कर लेते हो, अच्छे से, बहुत अच्छे से कर लेते हो, तो आपको स्कैनर करने की जरूरत नहीं होती। हाँ सर, मैं पहली बार बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में स्कैनर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 200 क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत ज्यादा चीज हो जाती है। अगर आप अगर आप स्कैनर करते हो बढ़िया है, स्कैनर नहीं भी करते तब भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में स्कैनर करने की जरूरत नहीं होती। जो पेपर में आता है वो इन्हीं 200 क्वेश्चन में से आता है। अगर आप ये 200 क्वेश्चन ढंग से कर लेते हो तो भैया 100% आपकी प्रोबेबिलिटी में 10 नंबर आ जाएंगे। अब बात रही, क्या सर ये 200 क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे या आप ही कराओगे? हाँ सर, ये 200 के 200 क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं करने को दूंगा, सारे 200 क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा हाथ से लिखकर। हाँ, चाहे वो छोटा सा छोटा क्वेश्चन हो, चाहे वो बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन जो आपको वीडियोस मिली है उस क्वेश्चन के अंदर सारे मैं कराऊंगा। इस 200 क्वेश्चन को 100% 200 क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा। अभी कुछ एग्जांपल्स और मैं ऐड करूंगा इसके अंदर, बेसिक एग्जांपल जिससे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा, वो एग्जांपल मैं आपको करूंगा। तो मैंने आपसे कहा कि नया चैप्टर है, सेट थ्योरी कॉम्बिनेशन पढ़ना है इससे पहले, और दूसरा स्टडी मटेरियल के अंदर 200 अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन है। 200 से 190 करीब क्वेश्चन होंगे, पर 200 तो पहुंच ही जाते हैं विद माय एग्जांपल। अब बात सुनते हैं ध्यान से, हमारे पेपर में स्टडी प्रोबेबिलिटी में से कैसा क्वेश्चन आएगा। देखो, क्वेश्चन नंबर स्टैट्स के अंदर आता है प्रोबेबिलिटी आपके पास, और क्वेश्चन नंबर आपके पास लास्ट जो क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन जो होगा उसमें आपके पास लास्ट का ई पार्ट होगा, आई थिंक एफ पार्ट में प्रोबेबिलिटी पूछता है 6 नंबर की। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है लास्ट में। प्रोबेबिलिटी का कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है? 6 मार्क्स का क्वेश्चन। मतलब आपका पेपर का लास्ट जो क्वेश्चन होगा उसका लास्ट पार्ट 6 नंबर का आपके पास प्रोबेबिलिटी पूछता है। ये 6 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन आता है वो इन्हीं 200 में से आता है 100%। ये तो क्लियर हो गया। दूसरा, आपके पास कभी कभी आपके पास 2 एमसीक्यू दे देते हैं, कभी आपके पास 2 एमसीक्यू दे देते हैं। 2 मार्क्स की एक होती है, तो 4 मार्क्स का एमसीक्यू हो गया 10 नंबर। तो 10 नंबर की प्रोबेबिलिटी है, या एमसीक्यू की जगह पर एक एमसीक्यू देंगे 2 मार्क्स का, एक एमसीक्यू देंगे 2 मार्क्स का, और 2 ट्रू फॉल्स देंगे। 2 ट्रू फॉल्स देंगे 2 मार्क्स के, 1 मार्क्स के ट्रू फॉल्स होते हैं तो 2 ट्रू फॉल्स 2 मार्क्स के हो गए, ये भी 4 मार्क्स हो गए। या तो 2 एमसीक्यू दे देंगे, अगर 2 एमसीक्यू आए तो ट्रू फॉल्स नहीं आएगा, अगर ट्रू फॉल्स आ गए तो एमसीक्यू नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है ट्रू फॉल्स भी आ जाते हैं और एमसीक्यू भी 2 आ जाते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, साथ में स्टडी मटेरियल में कितने क्वेश्चन है। 200 क्वेश्चन आप खुद गिन लेना, गिनना इलस्ट्रेशन, साथ में गिनना आपके पास एमसीक्यू, और साथ में गिनना 4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन। 4 ऐसे क्वेश्चन तो 100 है, एमसीक्यू गिन लेना और इलस्ट्रेशन गिन लेना, आपको बदल जाएगा कितने क्वेश्चन है। तो मैं बार बार आपसे यही कहूंगा, ये अगर आपने सेट थ्योरी और कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा तो ये चैप्टर नहीं देखना, पहले कॉम्बिनेशन परमुटेशन पढ़ के आओ,
फिर सेट थ्योरी पढ़ो और जब जाकर देखना, क्योंकि इनका दोनों का यूज बहुत होने वाला है इस चैप्टर के अंदर। चलो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना प्रोबेबिलिटी चैप्टर। तो सबसे पहले लिखेंगे टॉपिक हमें क्या क्या कवर करने हैं। टॉपिक टू बी कवर्ड, टॉपिक टू बी कवर्ड, साथ साथ लिखेंगे दोस्तों टॉपिक टू बी कवर्ड। क्या क्या टॉपिक है जो हमें इस चैप्टर के अंदर कवर करना है और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे करके कवर करेंगे और चैप्टर खत्म करते हुए चलेंगे। पहला टॉपिक, मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये तो बताना ही होता है, मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। दूसरा टॉपिक हमारा है सम यूजफुल टर्म्स, सम यूजफुल टर्म इन प्रोबेबिलिटी, सम यूजफुल टर्म इन प्रोबेबिलिटी। तीसरा हमें है मेजरमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, मेजरमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। चौथा है थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। पांचवा है दोस्तों आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आप सोचोगे सर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो मैंने कहा दोस्तों है तो नहीं, बट जो अगला पॉइंट है ना बेस थ्योरम, ये तब तक नहीं होगी जब तक आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ना आ जाए। ये बेस थ्योरम डिपेंड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर आपको नहीं आता तो आप बेस थ्योरम कर ही नहीं सकते। बेस थ्योरम का बेस ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो बेस थ्योरम तभी हो पाएगी जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी। और सातवां हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, इसका एक भी क्वेश्चन नहीं है, बट मुझे कराना पड़ेगा क्योंकि बेस थ्योरम सिखानी है, इसलिए सातवां आपके पास ऑड्स। ऑड्स आपके पास काफी इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही सिंपल। और लास्ट आपके पास है सम इंपॉर्टेंट, सम इंपॉर्टेंट, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों आपके पास कुछ 8 टॉपिक है प्रोबेबिलिटी के अंदर। अगर हम 8 टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो हमारे 200 क्वेश्चन आराम से कवर हो जाएंगे। इसमें हमारे को इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 200 के 200 क्वेश्चन मैं कराऊंगा जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस करा है। एक क्वेश्चन भी आपको करने के लिए नहीं दूंगा, भले ही आसान हो, भले ही सिंपल हो, कैसा भी हो, सारे मैं कराऊंगा। साथ कर लेंगे मिलकर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि मैंने आपको एक टॉपिक बता दिया, आप अपनी बुक में जाकर चेक कर लीजिए। पहला अपना प्रोबेबिलिटी का चैप्टर उठाइए, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर खोलिए और वहां पर देखिए ऊपर लिखा हुआ टॉपिक टू बी कवर्ड, टॉपिक कवर इन दी स्टडी नोट ऐसे लिखा होगा और वहां चेक कर लीजिए। एक मैंने ऐड कर दिया जिसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो कि पढ़ाना बहुत जरूरी है अगर बेस थ्योरम करनी है तो। जिस स्टूडेंट ने 12th में प्रोबेबिलिटी सीख कर आया है उसको तो काफी मजा आने वाला है, और जिसने नहीं सीखी उसको तो और ज्यादा मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि जिसने नहीं सीखी उसको कुछ नहीं पता, उसको मैं सिखाऊंगा अच्छे से। और जिसको 12th में सीख कर आया है वो अब दिमाग लगाकर हमने तो ऐसे सीखा था, हमने तो ऐसे सीखा था, उनके माइंड में दो दो चीज चल रही होगी। इसलिए जिस स्टूडेंट ने 12th में सीख कर आया है प्रोबेबिलिटी वो भी भूल जाए, और जिस स्टूडेंट ने 12th में सीखी नहीं वो तो भूल, वो तो उसको तो छोड़ो ही। तो भैया जिस स्टूडेंट ने 12th में प्रोबेबिलिटी सीखी है उसको देखने की जरूरत नहीं है, मैं बेसिक से कराने वाला हूँ यहाँ पर। और बेसिक कराऊंगा क्या है बेस थ्योरम, कैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्या थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, क्या मेजरमेंट है, सब बेसिक से। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी से, और पहला टॉपिक को कवर करने की सोचते हैं और सेकंड टॉपिक को कवर करने की सोचते हैं आज की क्लास के अंदर। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी से। मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी से हम स्टार्ट करते हैं। तो हिंट डालेंगे आज की क्लास का पहला टॉपिक मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। वैसे तो प्रोबेबिलिटी का मतलब सबको ही पता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? संभावना। अगर मैं एक सिक्का, एक कॉइन उछालता हूं तो हेड आएगा, टेल आएगा, इसकी क्या पॉसिबिलिटीज, संभावना है, क्या संभावना है, क्या आने के चांसेस है, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी मतलब आपको पता था, पर मैं कुछ अलग ही डेफिनेशन आपको बताने की कोशिश करता हूं। मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये बात हमेशा ध्यान रखना क्योंकि एमसीक्यू पूछेगा। प्रोबेबिलिटी इज अ
ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। सर स्टैट्स का पार्ट नहीं होता, ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है। प्रोबेबिलिटी किसका पार्ट होता है? मैथ का पार्ट होता है। हमारे स्टडी मटेरियल में उसको स्टैट्स में दे रखा है, स्टैट के एंड में दे रखा है 60 मार्क्स में। बल्कि प्रोबेबिलिटी स्टैट्स का इसमें कुछ आता ही नहीं, स्टैट सारी चीजें इसमें कुछ आती ही नहीं। प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो मैथ का पार्ट होता है, पर दिया ही नहीं, क्या करे जाए। अब जैसा स्टडी मटेरियल कहता है वैसे ही हमें करना पड़ता है। प्रोबेबिलिटी इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। प्रोबेबिलिटी किसकी ब्रांच है दोस्तों? मैथमेटिक्स की। एक नंबर पूछेगा आपसे, प्रोबेबिलिटी इज अ ब्रांच ऑफ डैश, मैथमेटिक्स, स्टैट्स, क्या क्या है, तो आपका होगा मैथमेटिक्स की ब्रांच है। दैट डील दैट डील दैट डील्स with the calculating with the calculating that deals with the calculating the likelihood of a given events occurs या occurring between 1 and 0। तो कहता है मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है। मैं प्रोबेबिलिटी को वो मतलब सिखा रहा जो बचपन में कराया गया था। प्रोबेबिलिटी, चांसेस होते हैं, पॉसिबिलिटी, ये सबको पता है दोस्तों। मैं कुछ अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। प्रोबेबिलिटी क्या है? एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो डील करता है कैलकुलेट करने में, क्या? लाइक्लीहुड ऑफ गिवन इवेंट, जो हमें इवेंट दे रखा है और जिसका जिसका जो कैलकुलेशन होता है वो 1 और 0 के बीच में आए, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। और यही डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी गई है दोस्तों, आप चेक कर लीजिए अपनी डेफिनेशन को। आगे लिखते हैं दोस्तों, आगे लिखते हैं। चलो यहां से लिखना चालू करते हैं। एन इवेंट इवेंट with a probability with a probability event with a probability of 1 can be considered as certainty, can be considered as certainty। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 1 है, अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 1 है तो हम ये कंसिडर करेंगे सर्टेनिटी है, सर्टेनिटी। फॉर एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉइन टॉस। तो मुझसे पूछ रहा है कि भाई बताओ क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या क्या संभावना है अगर एक कॉइन को उछालता हूं, रिजल्टिंग, उसका रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्टिंग इन आइदर हेड और टेल, इन आइदर हेड और टेल। बताओ अगर मैं एक कॉइन को उछालता हूं मेरे दोस्तों, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? या तो आइदर, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यही होगा। इज 1 इन 1 आना एक ही है, या तो हेड आएगा, एक कॉइन को उछालता हूं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, पर आएगा तो एक ही, दो तो आ नहीं जाएंगे ना एक साथ, हेड और टेल। दैट इज कॉल्ड सर्टेनिटी। इसको हम कहते हैं सर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटी 1 कहते हैं इसको। एन इवेंट, ऐसा कोई भी इवेंट, इवेंट क्या है? इवेंट की डेफिनेशन मैं आपको समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में, इवेंट की डेफिनेशन मैं आपको समझाऊंगा। एन इवेंट विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कैन बी कंसिडर्ड एज सर्टेनिटी। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है, इवेंट क्या होता है? मैंने दिया कि मैंने एक कॉइन को छाड़ा, दैट इज कॉल्ड इवेंट। इवेंट का मतलब डेफिनेशन मैं आपको सिखाऊंगा ढंग से। मैं बेसिक चलूंगा दोस्तों। सबसे पहले मैं हर एक चीज समझूंगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, सब कुछ। An event with a probability of 1 can be considered as certainty। अगर इसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है दोस्तों, तो हम उसको सर्टेनिटी कहते हैं। सर्टेनिटी मतलब ये होना ही है। अब मैं कॉइन को छालूंगा, या तो हेड आएगा, टेल आएगा, खड़ा तो आ नहीं जाएगा। तो ये तो बहुत ही रियल चांस है कि मतलब 0.001% चांस है कि कभी खड़ा हो जाए, वो जो पत्थर के बीच में लग जाए तो हो जाएगा। वरना हर बार कॉइन छालोगे या तो हेड आता है, टेल आता है, दैट इज कॉल्ड 1 प्रोबेबिलिटी। सर्टेन है, सर्टेन आएगा हेड ही टेल आएगा, या तो हेड या तो टेल, पर हेड में आएगा या टेल आएगा, इसकी सर्टेनिटी नहीं है। आना
हेड या टेल में से कोई एक है, दैट इज कॉल्ड वन। दोनों का मतलब अलग है, ध्यान समझना। आना हेड या टेल में से कोई एक है, पर हेड आएगा या टेल आएगा ये नहीं पता, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। और आएगा कोई एक, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दैट इज कॉल्ड वन, इज सर्टेनिटी। मैं लिख देता हूं बिकॉज, क्योंकि आना एक ही है, क्योंकि देयर आर, बिकॉज देयर आर नो अदर ऑप्शन, देयर आर नो other option, there are no other option, assuming the coin, assuming, और ये assuming कर रहे हैं, assuming the coin lands flat, और ये मानकर चल रहे हैं कि भाई देख एक सिक्का उछालेंगे तो कॉइन तो फ्लैट जाएगा, ये खड़ा तो होगा नहीं, तो फ्लैट ही जाएगा। फ्लैट में या तो हेड होगा या टेल होगा, इन दोनों में से एक आना ही आना है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने क्या माना है, जब सिक्का उछालेंगे तो खड़ा नहीं आ सकता, एज्यूम करा कि फ्लैट ही होगा, तो और कोई ऑप्शन नहीं होगा, हेड होगा या टेल आएगा, दैट इज फॉर प्रोबेबिलिटी 1, सर्टेन है, आना ही आना है। और हेड आएगा या टेल आएगा ये नहीं पता, इसका रिजल्टिंग प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। दोस्तों प्रोबेबिलिटी क्या है? एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो कि डील करती है कैलकुलेटिंग ऑफ द लाइक्लीहुड ऑफ अ गिवन इवेंट अकरिंग बिटवीन द 1 और 0। प्रोबेबिलिटी क्या है? एक इवेंट की कैलकुलेशन, एक इवेंट की पॉसिबिलिटी, एक इवेंट की संभावना। एक इवेंट है, कोई भी इवेंट क्या हो सकता है? कॉइन को छानना, डाइस को फेंकना, एक इवेंट हो सकता है। एक इवेंट में कैलकुलेट करेंगे कि भाई उसमें क्या आने के चांसेस है, वो चांसेस हमें क्वेश्चन में बताएगा। मैंने कहा मैं दो सिक्के एक साथ उछालता हूं मेरे दोस्तों, तो दो सिक्के जब एक साथ उछालूंगा तो बताओ टेल आने के, दोनों सिक्के पे टेल आने के क्या चांसेस है, तो इसकी कैलकुलेशन ही प्रोबेबिलिटी बताती है। देखो सुनो, और जिसका आंसर बिटवीन 1 to 0 आएगा, जिसका आंसर 1 से लेकर 0 के बीच में आएगा। क्योंकि 1 से लेकर 0 के बीच में इसलिए आएगा दोस्तों क्योंकि हम एक के एक्सपेक्ट से पढ़ रहे हैं। ध्यान सुनना, अगर हम सारी चीजों को ले तो सबका जो सम होगा वो 1 होगा। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझाने की कोशिश करता हूं। मुझे बताओ, अगर आपको बस बेसिक पता है, बेसिक पता है, तो बताओ टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टेल आने की, इस वाले क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी क्या होगी टेल आने की? 1/2 होगी। भाई दोस्त एक बार कॉइन उछालूंगा तो या तो हेड आएगा टेल आएगा, तो पॉसिबिलिटी टोटल कितनी है? 2, और डिवाइडेड बाय क्या होगा? 1। तो क्यों? क्योंकि एक ही टेल आ सकता है। क्यों? अब देखो इसका आंसर क्या है? 0.5 आया, नहीं आया 0 1 के बीच में। बट अगर मैं प्रोबेबिलिटी टेल होने की भी निकाल दूं, हेड होने की भी निकाल दूं, अब मैं मानकर चल रहा हूं इतना फॉर्मूला तो आपको आता है नॉर्मली, फिर फॉर्मूला भी सिखाऊंगा। 1/2 इसका भी होगा। भाई दो में से एक ही तो चांस है हेड आने के, तो मैंने कहा इसकी प्रोबेबिलिटी। अब इन दोनों को जोड़ लो। अब और कोई ऑप्शन है क्या? ध्यान सुनना, और कोई ऑप्शन है क्या? या तो टेल आएगा या हेड आएगा। टेल आ गया तो प्रोबेबिलिटी 0.5, हेड आ गया तो प्रोबेबिलिटी 0.5, और देखो टोटल कर लो 1 आएगा, तो सर्टेनिटी इज 1। आना 1 ही है सम। तो ये बात ध्यान रखना, सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1। प्रोबेबिलिटी के जितने भी प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे एक इवेंट्स की, उसका सम जो होगा वो 1 के बराबर होना चाहिए। सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू 1, उसका क्या होगा? 1 के बराबर होगा। तो लिख देता हूं, सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट क्या होता है अभी समझाएंगे, ऑफ एन इवेंट इज 1। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का जो सम है, एक इवेंट में की बहुत सारी प्रोबेबिलिटी निकाली अलग अलग, उसका सम हमेशा क्या होगा दोस्तों? 1 के बराबर होगा। क्या बात समझ में आती है? अभी मैं आपको बस एक बेसिक बातें बता रहा हूं, अभी तो मैंने फॉर्मूला भी नहीं सिखाया। मैंने कहा एक सिक्का लूंगा 1/2 प्रोबेबिलिटी होती है, हेड आएगा या टेल आएगा, तो 50-50% प्रोबेबिलिटी होगी, तो वही मैंने आपको सिखाया है अभी। ये बात समझ में आ गई? तो यहां मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी का एंड की मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है। अगर हम कोई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, कोई इवेंट का अकरिंग निकालना चाहते, अकरिंग का मतलब होना, अकरिंग का मतलब होना। अगर कोई इवेंट कहते हैं कि भाई एक इवेंट है सिक्के को छानना, दो सिक्के को छानना, अब होना क्या है, क्या निकालना चाहते हो? मैंने कहता हूं कि दोनों सिक्के पे टेल आने के चांसेस बता दो मुझे, तो कितने में से कितने परसेंट चांस है वो आने के, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। इसी को कैलकुलेट करना प्रोबेबिलिटी कहते हैं, और कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, दैट इज व्हाई प्रोबेबिलिटी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इसलिए हमने बोला प्रोबेबिलिटी क्या है दोस्तों? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। याद रखना, एमसीक्यू में पूछ लेगा, प्रोबेबिलिटी इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स।
मैथमेटिक्स। क्या बात समझ में आती है प्रोबेबिलिटी का मतलब? हाँ, प्रोबेबिलिटी का मतलब तो हमें पहले से पता था, आज कुछ नई डेफिनेशन, अलग तरीके से डेफिनेशन सीख ली हमने। अदरवाइज तो प्रोबेबिलिटी जब हम स्टार्ट करते तो एक ही वर्ड निकलता था, पॉसिबिलिटी एंड संभावना, और सीधा क्वेश्चन चालू हो जाते थे, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है, पर हम डिटेल में चलेंगे यहाँ पर। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं सम यूजफुल टर्म। देखो पहला हमारा पॉइंट क्लियर हो गया, है ना। सम यूजफुल टर्म के हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, सम यूजफुल टर्म। अब इसको अगर समझ लिया ना आपने, प्रोबेबिलिटी एंड हो जाएगा सम यूजफुल टर्म। इसके बाद यूजफुल टर्म्स का मतलब वो टर्म्स जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में यूज होने वाली है, जैसे रैंडम, एक्सपेरिमेंट, जैसे इवेंट्स, है ना, जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दैट इज म्यूचुअल टर्म। सम यूजफुल टर्म्स, यूजफुल मतलब ऐसे टर्म्स, टर्म्स मतलब वर्ड जो आपकी प्रोबेबिलिटी के अंदर यूज होते हैं। हम पहले आपको वही सिखा रहे हैं कि क्या क्या यूज होंगे। अगर मैं बोल दूं रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्या आप कहोगे अरे सर ये बताइए क्या होता है, तो इसलिए पहले मैं आपको वही सिखा देता हूं कि क्या क्या टर्म्स आपको यूज होते हैं। तो पहला सम इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि यही सारी चीजें आपको आएगी आगे। ये लो भाई ध्यान से सुनो, पहला लिखना रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, और इसको हम प्यार से बोलते हैं ट्रायल। क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रायल बोलते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट को प्यार से क्या बोलते हैं? ट्रायल। प्यार से भी बोलना चाहिए, आपको भी घर पे प्यार से कुछ बोलते होंगे, चुन्नू मुन्नू, ठीक है, नहीं बोलते, ठीक है। लिखिए सर, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। और देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मैं हिंदी में नहीं बोल दूंगा, मैं ऐसे नहीं बोल दूंगा बेटा यह होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, बच्ची ये होता है रैंडम, ऐसे नहीं दोस्तों। दोस्तों मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट में बोलूंगा विद डेफिनेशन। एन एक्सपेरिमेंट, ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट, ध्यान सुनना, ऐसी खतरनाक डेफिनेशन आपको बताऊंगा जो कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे आप। एन एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट is called random experiment, is called random experiment. An experiment is called a random experiment if if it satisfy, if it satisfy the following condition, it satisfy the following two condition। पता क्या कह रहा है दोस्तों? ध्यान सुनना, हम हर एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट मान लेंगे अगर, इफ लगा दिया, अगर नीचे दो कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है दोनों की दोनों, तब हम किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को, किसी भी एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट मान लिया जाएगा। दोबारा समझा देता हूं, किसी भी एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट मतलब सिक्के को छालना, डाइस को छालना, डाइस को थ्रो करना, है ना, कार्ड्स को, कार्ड्स में से एक कार्ड निकालना, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। किसी भी टाइप का एक्सपेरिमेंट हो सकता है, हम उस एक्सपेरिमेंट को रैंडम मान लेंगे। रैंडम, रैंडम क्या होता है, बचपन में सिखाया था बच्चे, एक डब्बे के अंदर 5 बोला, आंख बंद करो और निकालो, दैट इज कॉल्ड रैंडम। इसे तो ना रैंडम कहते हैं। ध्यान समझना, ध्यान से समझना, देखो असली डेफिनेशन समझा रहा हूं मैं आपको। इससे असली डेफिनेशन में हमेशा, क्योंकि बच्चों को मैं आपको समझाता हूं थ्योरी, मैं मैथमेटिक्स के अंदर थ्योरी पे ज्यादा फोकस करता हूं, देखो प्रैक्टिकल तो आ ही जाता है, अगर थ्योरी समझ में आ गई तो प्रैक्टिकल जरूर समझ में आ जाता है। अगर हम बात कर रहा हूं, मैं भूल जाओ, मैंने पहले ही कह दिया था आपको कि बचपन में क्या सीखा था। बचपन में सीखा था एक डब्बे के अंदर 5 बोलो, उसमें हाथ डालो, आंख बंद करके, दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना। तो ऐसे नहीं करेंगे। एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट क्या होता है दोस्तों? एक्सपेरिमेंट हो सकता है सिक्के को छालना, डाइस को थ्रो करना, कार्ड में से एक कार्ड निकालना, डब्बे में से एक बॉल निकालना, पर उस एक्सपेरिमेंट को रैंडम कब, एक्सपेरिमेंट कब बोलूंगा, ये हमें देख रहा है। अगर नीचे दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम उसको बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट। तो देखते हैं वो कंडीशन क्या है मेरे दोस्तों। पहला, एक्सपेरिमेंट समझ में आया? एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो आप कर रहे हो, जैसे कि आप सिक्के को छाल रहे हो। अब सिक्के को छालना मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट कब कहूंगा? वो अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। पहला, इट हैज मोर देन, it has more than one possible outcome, one possible outcome, one possible outcome, it has more than one possible outcome। दूसरा, एंड लगा देना, दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए कंडीशन। एंड इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट,
predict the outcome in advance. in advance Predict the outcome in advance. अब ध्यान सुनना, एग्जाम्पल करा रहा हूं, उसके बाद समझ में आएगा। देखो, अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, ना, अ कॉइन इज टॉस्ड वन टाइम, अ कॉइन इज टॉस्ड वन टाइम। अगर एक बार मैं कॉइन उछालता हूं, तो बताओ, अगर मैं कॉइन को उछालता हूं तो बताऊं मेरे को क्या क्या आ सकता है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है आउटकम। यहाँ पर वर्ड क्या यूज हो रहा है दोस्तों? आउटकम। तो पहले मैं आउटकम की डेफिनेशन समझाता हूँ, फिर जाकर रैंडम एक्सपेरिमेंट में आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखेंगे आउटकम की डेफिनेशन। मैंने कहा पहले ही मैं आपको बेसिक से ले जा रहा हूँ, और आप अगर नहीं पढ़ना चाहते बेसिक से तो भैया आगे दे सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। चलो, आउटकम की डेफिनेशन हम लिख रहे हैं। थोड़ी जगह छोड़कर लिखना, ऊपर एग्जाम्पल देना है मुझे, तो थोड़ी जगह छोड़कर आउटकम। अ पॉसिबल रिजल्ट, a possible result of random experiment, a possible result of random experiment, a possible result of random experiment is called its outcome, is called its outcome। एग्जाम्पल के साथ में समझाने की कोशिश करता हूं सर। अ कॉइन इज टॉस्ड टू टाइम, एक कॉइन को दो बार उछाला जाता है, तो क्या होगा? पॉसिबल आउटकम क्या आ जाएंगे? देखो, या तो हेड रहेगा पहले उछालने में, या दूसरे उछालने में भी हेड आ जाए। पहले में हेड आ जाए, दूसरे में टेल आ जाए। पहले में टेल आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए, या दोनों में टेल आ जाए। अगर एक कॉइन को दो बार उछालता हूं तो ये पॉसिबल आउटकम ये बनते हैं। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, दैट इज कॉल्ड रैंडम। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट ऊपर समझाऊंगा क्या होते हैं, समझ। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम निकल के, जो पॉसिबल रिजल्ट निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड आउटकम। तो यही क्या हो गए? आउटकम्स। क्या निकल के आएंगे? अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, वो भी कैसा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ? रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट नहीं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो उसका जो रिजल्ट होगा दैट इज कॉल्ड आउटकम। आउटकम उसे कहेंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, आउटकम उसे कहा जाएगा। क्लियर है या नहीं है? मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि मान के चल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं आती, पहली बार सीखे हो। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? तो आउटकम समझ में आया। किसी भी ऐसा एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट होगा, मैंने कौन को उछाला दो टाइम, क्या क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? तो मैंने कहा पॉसिबल हो सकता है या तो दोनों में हेड आ जाए, या हेड या टेल आ जाए, या टेल या हेड आ जाए, टेल टेल आ जाए, दोनों सिक्के में, या दोनों सिक्के में। एक कौन को दो बार उछाला, पहला बार उछाला हेड आ गया, दूसरे बार उछाला हेड आ गया। पहले बार उछाला हेड आया, दूसरी बार उछाला टेल आ गया। पहली बार उछाला टेल आया, दूसरी बार हेड आया, तो दोनों में टेल आ गया। तो ये आउटकम, इससे ज्यादा आउटकम नहीं बन सकता, इसी को आउटकम कहते हैं। तो द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ, पॉसिबल रिजल्ट क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल रिजल्ट, ध्यान से सुनो क्या क्या लिखा है। द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं। एक नहीं होगा तो एक ही, पर क्या क्या हो सकते थे, क्या क्या हो सकते थे। अगर मैं सिक्के को दो बार उछालूंगा तो या तो इन चारों में से एक ही तो आएगा, आएगा तो एक ही, पर पॉसिबल रिजल्ट क्या क्या हो सकते थे, दैट इज कॉल्ड आउटकम। उसे हम क्या कहते हैं? आउटकम कहते हैं। अब मेरी बात सुनना, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कहता है अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट तब कहेंगे अगर वो दो फ्लोइंग नीचे कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है। पहला, इट हैज मोर, मूव नहीं लिखा है, मोर लिखा है, मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, एक से ज्यादा आउटकम निकल कर आनी चाहिए। आउटकम का मतलब क्या होता है? अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, उसका रिजल्ट, पॉसिबल रिजल्ट्स, अगर वो पॉसिबल आउटकम एक से ज्यादा है, तब हम उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे, पर नीचे सेटिस्फाई भी होनी चाहिए। मैंने कहा इसमें उछालूंगा तो क्या आएगा? ये हेड और ये टेल, दो ही आ सकते हैं। एक सिक्के को उछालूंगा तो, अगर एक सिक्के को मैं उछालता हूं तो दो पॉसिबल आउटकम बनते हैं। क्या ये मोर देन वन है या नहीं है? क्या ये मोर देन वन है या नहीं है? सर ये मोर देन वन है, मोर देन वन, मोर देन वन आउटकम, एक से ज्यादा आउटकम है।
अगर मैं कह रहा हूँ एक सिक्का है मेरे पे, दोनों साइड हेड है उसके, क्या है, दोनों साइड हेड है, आगे भी हेड पीछे भी हेड, अगर मैं उसको उछालता हूँ तो भाई पॉसिबल आउटकम कितने निकल के आएंगे, हेड या टेल, या सिर्फ हेड ही आएगा, हेड ही आएगा सर। एक ओके, तो इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहूंगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट तब कहा जाएगा जब एक आउटकम, किसी भी एक्सपेरिमेंट का पॉसिबल आउटकम जो निकल के आ सकते हैं वो एक से ज्यादा होनी चाहिए। अगर एक हुआ तो उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहा जाएगा। दूसरा, और जो पॉसिबल आउटकम निकल कर आएगा ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए कि एडवांस में नहीं पता चल जाए, ये यही होना चाहिए कि प्रिडिक्ट, अनुमान न लगाए जा सकते, कि भाई मैं अगर एक सिक्का उछालता हूं तो मुझे पता हो कि इस सिक्के में हेड ही आना है या इस सिक्के में टेल ही आना है, दैट इज कॉल्ड प्रिडिक्शन। पहले से अनुमान लगा लिए कि क्या आएगा, ये पॉसिबल नहीं हो सकता उसे। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट तभी कहूंगा जब एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम निकल कर आए और एडवांस में उसको प्रिडिक्ट नहीं करा जा सकता कि क्या निकल कर आएगा। तो जैसे मैंने कहा एक सिक्का उछाल रहा हूं जिसमें हेड और टेल दोनों तरफ है, अगर हेड और टेल दोनों तरफ है तो इसका मतलब क्या है, या तो हेड आ सकता है, क्या मैं एडवांस में प्रिडिक्ट कर सकता हूं, अगर आपके पास सिक्का है, अब मैंने उछाल दिया, क्या मैं एडवांस में प्रिडिक्ट कर सकता हूं दोस्तों कि अब उछालने के बाद क्या आएगा, हेड आएगा टेल आएगा, नहीं कर सकता। एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं होना चाहिए, अगर एडवांस में प्रिडिक्ट कर लिया तो फिर वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। या तो एक पॉसिबल आउटकम निकल कर आए, एक आउटकम और एडवांस में प्रिडिक्ट कर लिया तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, क्या मैं इसको कह दूं रैंडम एक्सपेरिमेंट है, हाँ, ऐसा एक्सपेरिमेंट को हमने नाम दिया रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्या हो रही है, पहली कंडीशन, इसका जो आउटकम निकल के आ रहा है ये वो एक से ज्यादा है, और दूसरा, अगर एक सिक्के को छालता हूं तो मैं ये बता नहीं सकता, प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, अनुमान नहीं लगा सकता कि एक सिक्के को छालने के बाद हेड ही आएगा या टेल आएगा, ये नहीं बता सकता। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट, ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए कि आप अनुमान लगा लो कि क्या आउटकम आना चाहिए इस सिक्का उछालने से पहले, ये क्या आएगा, हेड आएगा टेल आएगा। इफ अ कॉइन बोथ साइड हेड, अगर एक कॉइन के अंदर बोथ साइड हेड है तो अब मुझे बताओ कितने आउटकम मिल गए, कितने आउटकम, मैं कितनी बार भी उछाल लूं मुझे पता है दोस्तों कि हेड ही आना है। क्या मैं एडवांस में प्रेडिक्ट कर रहा हूं, नहीं कर रहा, हाँ सर आप एडवांस में प्रेडिक्ट कर ले रहे हो, इसका मतलब ये मतलब पॉसिबल आउटकम जानते हैं हम, इसका पॉसिबल आउटकम एडवांस में जानते हैं। पॉसिबल आउटकम कितने निकल के आएंगे पहले तो ये बताओ, एक ही निकल कर आएगा, हेड ही निकल कर आएगा। क्या टेल हो सकता है, सिक्के में तो दोनों साइड हेड ही है। और एडवांस में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एडवांस में प्रिडिक्ट कर सकते हैं मतलब जानते हैं कि आना क्या है, सिक्का उछालने से पहले ये पता है हमें कि क्या आएगा, कि मतलब हेड ही आएगा, इसलिए ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। ऐसा एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। देखो जो डिटेल में करा दिया मैंने, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, भूलोगे कभी, नहीं भूलोगे, नहीं भूलेंगे सर। रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसकी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाए। अगर कोई भी आउटकम, कोई भी एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट तब कहेंगे मेरे दोस्तों अगर दो नीचे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। पहली, उसके जो पॉसिबल आउटकम है, क्या क्या आ सकते थे, वो एक से ज्यादा होने चाहिए, और क्या आएगा उछालने पे सिक्का, ये नहीं पता होना चाहिए एडवांस में, उसी को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। अगर मेरा आउटकम वाला एग्जांपल देखना दोस्तों, मेरा आउटकम वाला एग्जांपल देखना, अ कॉइन इज टॉस 2 टाइम, क्या इसके अंदर पॉसिबल आउटकम कितने निकल के आए, देखो मैं लिख देता हूं पॉसिबल आउटकम कितने निकल के आए दोस्तों, पॉसिबल आउटकम निकल कर आए 4, 4 निकल के आया ना, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, 4 निकल कर आए। अब मैंने कहा बताओ क्या मैं एडवांस में प्रिडिक्ट कर सकता हूं, नहीं कर सकता, एडवांस में क्या मुझे पता है एक सिक्का, एक सिक्का तो 2 बार उछालूंगा तो क्या ही आएगा इन चारों में से, एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं हो सकता। अगर कहा मैंने कहा एक से ज्यादा है या एडवांस प्रिडिक्ट नहीं हो सकता, दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसी को हम क्या नाम देते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या मैंने यही लिखा था, नहीं लिखा था कि भाई एक आउटकम तभी निकल देंगे जब वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। क्या समझ में आती है बात? तो दो बातें हमने यहाँ पर सीखी है, पहला हमने सीखा है रैंडम एक्सपेरिमेंट, दूसरा हमने सीखा है आउटकम। और रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने इतनी डिटेल में कहा दिया था, अब वो बस समझ नहीं आएगा आंख बंद करके। ऐसा मैम क्यों कहती थी आंख बंद करके, क्योंकि हमें नहीं पता था कि वो प्रिडिक्ट क्या होगा। एक एक डब्बे में 5 बॉल अलग अलग कलर की, रेड ब्लू व्हाइट करके ब्लैक करके अलग अलग कलर की 5। अब मैम बोलती थी, मैथ की टीचर मैम बोलती थी कि आप इसमें से आंख बंद करके एक बॉल निकालो, दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखो अब कितनी बॉल है, 5, क्या एक से ज्यादा आउटकम है, हाँ एक से ज्यादा आउटकम है। और दूसरा दूसरा अब यहाँ पर चल रहा है, देखो अब पता चल रहा है कि मैम ऐसा क्यों बोलती थी। मैम ने बताया नहीं स्टैंडर्ड से, एक से ज्यादा आउटकम है, 5 बॉल है, एक नहीं है। एक बॉल होती तो हमें पता होता कि क्या आएगा। अगर मैं इस डब्बे के अंदर सिर्फ व्हाइट बॉल रखूं और मैं हाथ डालूं, आंख बंद कर लूं, कुछ भी कर लूं, मुझे पहले से प्रिडिक्ट है कि व्हाइट यानी है और एक ही आउटकम है। एक से ज्यादा आउटकम था उस डब्बे के अंदर, 5 एक से ज्यादा बॉल थी, और दूसरा हाथ डालने पे ये नहीं पता था कि क्या आएगा, दैट इज कॉल्ड नॉट प्रिडिक्ट इन एडवांस। इसलिए वो क्या बोलती थी मैडम उसको, रैंडम एक्सपेरिमेंट। पर मैंने असली डेफिनेशन आपको यहाँ पर दी।
क्या बात समझ में आती है? तीसरा पॉइंट अगर हम लिखे, तीसरा पॉइंट हम लिखते हैं, तीसरा पॉइंट लिखना देखो सैंपल स्पेस। मैं आपको हर एक छोटी छोटी बात बता रहा हूं, आपने मैथ पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो दोस्तों, छोटी छोटी बातों से देखो आपको नई नई चीज मिलेगी, आपको हमेशा नई नई चीजें मिलेगी। आप कितना भी आगे भाग जाओ, आप हमेशा नॉलेज को छोड़ रहे हो पीछे। तो सैंपल स्पेस के बारे में लिखते हैं, आप सैंपल स्पेस क्या है वो लिखते हैं। कहता है द सेट ऑफ द आउटकम, द सेट, देखो डेफिनेशन बता रहा हूं मैं, द सेट आगे ना, सेट, सेट ऑफ द आउटकम, सेट थ्योरी वाला सेट है ये, सेट ऑफ द आउटकम, जो एक चैप्टर पढ़ा था हमने सेट थ्योरी, वही है द सेट। किसी भी आउटकम का अगर हम सेट कर देते हैं, आर कॉल्ड रेंडम सैंपल स्पेस, आर कॉल्ड सैंपल स्पेस, इसी को हम क्या नाम देंगे? सैंपल स्पेस बोलेंगे, आर कॉल्ड सैंपल स्पेस। किसी भी आउटकम का अगर हम सेट कर देते हैं, सेट, तो हम उसको क्या नाम देते हैं? सैंपल स्पेस। एग्जांपल से मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। एग्जांपल, मैंने कहा अ die is thrown, dice is thrown once, once मतलब एक बार फेंका। अच्छा मुझे बताओ एक बार फेंकने में क्या क्या पॉसिबल, देखो पहली बात मैं आपको ये समझा दूं कि प्रोबेबिलिटी में हम पॉसिबल आउटकम देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि क्या आएगा, वो हम निकाल नहीं सकते। प्रोबेबिलिटी चैप्टर ये बनाया कि क्या आने के चांसेस है, क्या आएगा वो पहले पता होता तो भगवान हम ही होते। अगर मेरे को पता हो सिक्का उछालने में क्या आने वाला टर्म है, हेड और टेल, तो हम ही नहीं हो जाते भगवान। इसलिए क्या पॉसिबल आउटकम है वो हम निकालना चाहते हैं। अ डाइस इज थ्रोन वंस, अगर एक डाई को एक बार फेंकूंगा तो या तो उस डाई में एक आएगा लूडो खेलते टाइम, या दो आ जाएगा, या तीन आ जाएगा, या चार आ जाएगा, या पांच आ जाएगा, या छह आ जाएगा, इससे ज्यादा आ सकता है। अगर ये पॉसिबल आउटकम्स आएगा दोस्तों एक ही, क्या क्या आए के चांसेस है, दैट इज कॉल्ड पॉसिबल आउटकम। और क्या आएगा दैट इज कॉल्ड एक्चुअल आउटकम। मैं लिख भी दूंगा इसको, अगर मैं इसको सेट वाली फॉर्म में बंद कर दूं दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं उसको? सैंपल। बस यही थी सैंपल स्पेस की डेफिनेशन। अगर पॉसिबल आउटकम को हम सेट में बंद कर देते हैं, पॉसिबल आउटकम किसे बंद करते हैं? सेट में। पॉसिबल आउटकम किसे बंद करते हैं दोस्तों? सेट में। तो ये सेट होता है ना, ये तो सेट में अगर बंद कर देते हैं दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। तो दिखा है द सेट ऑफ द, सेट का मतलब क्या होता है? जितने भी आउटकम निकल के आ रहे हैं उसको इकट्ठा करना, दैट इज कॉल्ड सेट। मैंने सेट थ्योरी में आपको डिटेल में समझाया था। सेट, सेट थ्योरी में सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर आपने मेरे से सेट पढ़ा है तो मैंने लिखा था सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड पता होना चाहिए, कलेक्शन जुड़ा के ऑब्जेक्ट, किसी भी जितना भी निकल के आ रहा है उसका कलेक्शन, दैट इज कॉल्ड सेट। और देखो 1 2 3 4 5 6 क्या क्या पॉसिबिलिटी उसको कलेक्शन कर लिया, दैट इज कॉल्ड। और कलेक्शन करने के लिए हमें ये लगाना पड़ता है, समझ में आ रहा है आपको? दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। हम क्या बोलेंगे उसको? सैंपल स्पेस। देखो अब आपको मैं एक नई नई चीजें बताता हूं, यहाँ पर नई नई चीजें यहाँ पर बताता हूं। इसी के अंदर ईच एलिमेंट, पहले तो मैं लिख देता हूं पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं। पॉसिबल आउटकम क्या हुए दोस्तों, और एक्चुअल आउटकम क्या हुए। एक्चुअल आउटकम की कभी हम प्रोबेबिलिटी में बात ही नहीं करते, क्योंकि अगर वही पता हो तो सर वी आर द गॉड। हाँ तो पॉसिबल आउटकम क्या है? क्या क्या आने के चांसेस है, क्या क्या आने के चांसेस है। तो एक एक डाइस फेंकूंगा तो या तो एक आ जाएगा, या दो आ जाएगा, तीन आ जाएगा, चार आ जाएगा, या पांच आ जाएगा, छह आएगा, आएगा एक ही। और क्या एक्चुअल में आया, और क्या एक्चुअल में आया। तो जो एक्चुअल में आया, मैं एक डाइस को छाड़ूंगा तो मेरा छह आ गए, तो ये हुआ जो छह आया वो तो हो गया एक्चुअल आउटकम, जो आया एक्चुअल में। और क्या क्या आ सकते थे उछालने फेंकने से पहले, ये मेरे माइंड में चल रहा था कि 1 2 3 4 5 6 में से एक आएगा, तो हमने कहा क्या क्या आने के चांसेस है, क्या क्या आने के चांसेस है, दैट इज कॉल्ड पॉसिबल आउटकम। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट नोट लिख रहा हूं, नोट नंबर 1 इसी के अंदर, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 लिख रहा हूं, साथ में देखेंगे साथ में लिखेंगे ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट। सर ये नोट इसी का सैंपल स्पेस का? हाँ सर ये इसी का सैंपल स्पेस का नोट है। ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस, ऑफ द sample space, each element of the sample space is called, each element of the sample space is called सैंपल पॉइंट। इसको क्या नाम देंगे हम? सैंपल पॉइंट। मतलब सैंपल स्पेस के हर एक एलिमेंट को हम नाम देते हैं सैंपल पॉइंट। मतलब एक हमारा सैंपल पॉइंट हो गया, दो हमारा सैंपल पॉइंट हो गया, तीन हमारा
सैंपल पॉइंट 4, हमारा सैंपल पॉइंट 5, हमारा सैंपल, हर एक एलिमेंट को, ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट को, सैंपल स्पेस के हर एक एलिमेंट को हम सैंपल पॉइंट कहते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया? तो ये नोट नंबर 1 हमारा ये हो गया। तो समझ में आया, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। देखो मैंने आपको डिटेल में हर एक चीज करा रहा हूँ, तो डिटेल में आप भी करते जाइए और हम भी करते जाते हैं। तो मैं इसके भी आप एक क्वेश्चन एग्जांपल और देना चाहता हूँ स्टार्ट करने के लिए। एग्जांपल लिखता, अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। अगर एक कॉइन को, अच्छा 2 टाइम, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब क्या हुआ? 2 बार फेंका गया। तो बताओ व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस, क्या होगा सैंपल स्पेस? व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस? ध्यान सुनना, मैंने कहा बताओ, पहला फेंकने पे हेड आएगा, दूसरे फेंक में भी हेड आ सकता है। पहला फेंक में हेड आ जाए, दूसरे में टेल आ जाए, पहला में टेल, दूसरे में हेड आ जाए, या दोनों में टेल आ जाए। और सेट में बंद कर दिया तो कलेक्शन कर दिया तो क्या बन गया? सैंपल स्पेस बन गया। लो भाई आगे बात समझ में, सैंपल स्पेस किसे कहते हैं भाई? सैंपल स्पेस किसे कहते हैं समझ में आ गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और एक और एग्जांपल देते हैं। अगर मैं आपको इधर कुछ समझाना चाहता हूं। अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम, तो सैंपल स्पेस बनाओ। तो मैंने कहा देखो, सैंपल स्पेस को मैं एक्स से नोट करता हूं। किससे नोट करता हूं? एस से। अब एक कॉइन को 4 बार फेंका जाता है, 1 2 3 4। जब 4 बार फेंकूंगा तो एक सैंपल पॉइंट बनेगा, फिर 4 बार फेंकूंगा फिर एक सैंपल पॉइंट बनेंगे। तो भैया एक बार 4 बार फेंकने पे क्या आ सकता है? अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम। तो इसका सैंपल स्पेस बनाने का ट्रिक है, मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा 4 बार फेंका जाएगा, अच्छा दोस्तों क्या फेंका जाएगा? 4 बार। तो सर आप क्या करना, 4 का आधा बताओ कितना होता है? 2। तो एक बार लिखना 2 हेड और एक बार लिखना 2 टेल। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर एक कॉइन को 4 बार फेंका जाता है तो 4 का आधा कितना हो गया? 4 का आधा होता है 2। तो एक बार 2 हेड 2 टेल लिखो। फिर 2 का आधा कितना होगा? 1। तो एक बार क्या लिखो? 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। नहीं दोस्तों ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आप मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं करना आपको। ऐसे करो, सबसे पहले सैंपल स्पेस डायरेक्ट निकालना सिखाता हूं आपको। देखो सैंपल स्पेस कितने बनेंगे? अगर एक कॉइन को 4 बार उछाला जाता है तो भाई पावर में आएगा 4। कितनी बार उछाल रहे हैं? पावर क्या आएगा? 4। और उछालने पे कितना सिक्का होगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब 2 आउटकम निकल के आएंगे। दोबारा समझना, एक कॉइन में कितने आउटकम निकल के आएंगे? या तो हेड या तो टेल। तो 2 आउटकम निकल के आए, तो ये तो हो गया आउटकम। ये क्या हो गया? आउटकम। और पावर क्या होगी? पावर पावर हो गया हाउ मेनी टाइम, हाउ मेनी टाइम टॉस्ड, कितना टाइम टॉस करा है। तो भैया कितने बन गए? 2 की पावर 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 4 ऐसी होता है। तो इसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है सर। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 16। क्या बन गया दोस्तों? 16 बन गया। अब जो ये 16 आया, पहले तो आपको ही फाइंड करना है। देखो अगर एक कॉइन को 6 बार उछाला तो कैसे बनाएंगे सैंपल स्पेस? 4 बार उछाला, 5 बार उछाला तो कैसे बनाएंगे, वो आपको सिखा रहा हूँ। तो दिमाग थोड़ा लगाऊंगा इतना कि एक बार उछाला तो या तो चारों में हेड आएगा, फिर हेड टेल ऐसे करता रहूंगा, फिर टेल टेल घुमाता रहूंगा। भाई ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों, इसलिए ट्रिक समझो। ट्रिक क्या कहता है? सबसे पहले आप बताओ कि जो आप उछाल रहे हो उसका आउटकम कितने निकल के आता है? 2 है तो हेड या तो टेल। और कितनी बार उछाल लो? पावर, तो 2 की पावर 4। अगर मैं कह रहा हूं एक सिक्के को 5 बार तो 2 की पावर 5। आउटकम 2 निकल के आएंगे, पर उछाल कितना रहा है? 5 बार। अगर 2 की पावर 6 का मतलब क्या है? उछाल 6 बार रहा है एक सिक्के को। तो अब क्या होगा? आंसर क्या है? 16। आउटकम कितना निकल के आएंगे? 16। अब 16 का आधा कर दो, सैंपल स्पेस बना रहा हूं। 16 का आधा कितना होता है? 8। तो एक बार 8 बार हेड डालो, 16 का आधा कितना हो गया? 8। ये 4 हेड, 4 हेड, 8 बार हेड, फिर 8 बार टेल। 1 2 3 4, 1 2 3 4। 16 का पहले करना है आधा, तो मैंने 16 का कर दिया आधा, कितना है? 8। तो 8 बार हेड लिखना है और 8 बार टेल लिखना है। फिर 8 का करना है आधा, कितना हो गया? 4। 4 हेड 4 टेल, 4 हेड 4 टेल, फिर 4 हेड, लाइन से चलना है, 4 टेल,
फिर 4 का करना आधा, कितना हो गया 2, फिर 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। फिर 2 का करना है आधा, कितना हो गया 1। अब 1 का आधा नहीं करते, 1 लास्ट तक छोड़ते हैं। फिर 1 हेड 1 टेल, 1 का मतलब क्या हुआ 1 हेड 1 टेल, चलाओ 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड और टेल। ये बन गया। सेट में कलेक्शन कर देंगे इसका, सेट में जरूर लिखना है हेड टेल, और सबके आगे लगा देंगे कॉमा, मतलब अलग अलग है सब। क्या बात समझ में आ गई? अब इस सिक्के को अगर 4 बार उछालू, 500 बार उछालू, 10 बार उछालू, निकाल सकता हूँ। हाँ, एक और बार करें एक एग्जाम्पल, सीख लो दोस्तों, काम आएगा आगे आपके। अ कॉइन इज टॉस, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम, 3 बार उछाला। तो मैंने कहा कॉइन 3 बार उछाला, तो आपके पास क्या बन गया सैंपल स्पेस 2 की पावर 3, 2 आउटकम निकल के आएंगे, और 3 बार 2 की पावर 3, तो 2 इंटू 2 क्या होगा 8 टाइम। तो 8 आ गया, तो 8 का आधा बताओ क्या होता है 4, तो 4 हेड 4 टेल, 4 हेड और 4 टेल। फिर 4 करा, 4 का आधा क्या होगा 2, 2 हेड 2 टेल, आधा आधा करते जाएंगे, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, और 2 का आधा कितना होगा 1, तो 1 हेड 1 टेल, हेड टेल, एंड में हेड टेल चलेगा, तब खत्म होगा। लो भाई, ऐसे बना सैंपल स्पेस। क्या समझ में आया नहीं आया? एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल, अ कॉइन इज टॉस, ये बड़ा होगा 5 टाइम, तो निकालना आना चाहिए। सर कितने टाइम में आ सकता है हमारा? सर 4 टाइम से ज्यादा नहीं आएगा आपकी बुक के अंदर, पर 5 का भी कर लेते हैं एक बार। तो बताओ पहले तो क्या होगा 2 की पावर 5, तो सर 2 की पावर 5 कितना हो गया भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 32 हो गया सर, 32 32। अब ध्यान सुनना, 32 का आधा क्या होगा 16, 32 का आधा कितना होगा 16, तो 16 बार हेड और 16 बार टेल, बहुत बड़ा हो जाएगा। कर लेते चलो, हेड हेड 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 बार 8 बार टेल, 16 16 बार टेल, हाँ सॉरी। समझ में आया? 32 का आधा क्या होगा 16, 16 बार हेड और 16 बार टेल। एक मिनट को, हाँ अब 16 का आधा कितना हो गया 8, तो 8 हेड 8 टेल, यहाँ हेड लगाओ। अब नहीं कराऊंगा इसके बाद, अब टेल लगाओ। ये समझाना बहुत जरूरी था, क्योंकि आगे आपके बहुत काम आएगा ये हेड और यहाँ टेल्स। क्या करेंगे गिनती चलेंगे, 8 हेड 8 टेल, 8 हेड 8 टेल। अब 8 का आधा क्या होगा 4, तो 4 हेड 4 टेल, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हेड 4 टेल चलेगा। सर बोर कर रहा हूँ, बिल्कुल मुझे पता है बोर कर रहा हूँ, पर मुझे पता है आगे जाकर बहुत काम आएगा, इस वजह से बोर ही कर रहा हूँ। अब 4 का आधा क्या होता 2, तो 2 हेड 2 टेल, सर मेरे को खुद बोरियत हो रही है, पर कराना जरूरी ना, एक ही बार कराना है मुझे। पर आएगा नहीं ऐसा, 5 का कभी नहीं आएगा, कभी 4 से ज्यादा आएगा नहीं, और 3 तो मैक्सिमम है बस। 4 भी किसी एक क्वेश्चन में आ गया तो आ गया। 2 का आधा क्या होता था 1, हेड टेल कर दो भाई। बस एक गलती मत करना, अगर आपने शुरुआत हेड से करी तो सब में शुरुआत हेड से होगी, फिर देख लो आप, सबसे शुरुआत मैंने हेड से करी है। हेड टेल, लो भाई कर ही दिया मैंने। ये बन गया कलेक्शन में और सैंपल स्पेस। आएगा नहीं दोस्तों, पर मुझे सिखाना था इसलिए मैंने सिखा दिया। अब मेरे को यहाँ तक उम्मीद है कि आप यहाँ पर पक्का सीख गए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलो। तो इसके भी पर अभी और क्वेश्चन करने हैं हमें, तो आज की क्लास में हम यहाँ करेंगे। पहले तो मैंने आपको कॉइन का सिखा दिया, अब मैं थोड़ा सैंपल स्पेस बनाना सिखाऊंगा आपको आगे जाकर, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू रखेंगे, सैंपल स्पेस बनाना सीखेंगे,
और उसके बाद हम आगे अभी नई नई बात सीखेंगे। पहले मैं सैंपल के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा एडवांस लेवल के, जिसके माइंड आपका खुल जाए कि भाई क्या होता है। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ इवेंट में जाएंगे। खत्म हो गया यहाँ पर सैंपल स्पेस के बारे में आपको सिखाना थोड़ा बहुत, फिर टाइप्स ऑफ इवेंट में जाएंगे। तो टाइप्स ऑफ इवेंट्स हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू मेरे दोस्तों।